मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैग्नेटिज्म में आप लोग को मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, जिसको हम शॉर्टकट मैग्नेटिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसको आपको अभी हम पढ़ाएंगे करंट लूप एंड मैग्नेटिक डायपोल। अगर कोई लूप होता है करंट का तो उसमें मैग्नेटिक डायपोल कैसे निकाला जाता है, इसके विषय में अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें आपको पहला जो चीज समझना है वह मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इससे पहले थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर देते हैं आप लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल के विषय में। देखिए ध्यान से, ये रिवीजन है पीछे का चीज। रिवीजन में हम आपको अभी सबसे पहला चीज बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के विषय में। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज है, एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है। इसके बीच का मान लीजिए न्यूट्रल पॉइंट जहां पे भी हो, इसके बीच का जो भी सेपरेशन है, मान लीजिए सेपरेशन L है, तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए हमारे पास दो चार्ज होना चाहिए, एक प्लस क्यू होना चाहिए तो दूसरा माइनस क्यू होना चाहिए। प्लस और माइनस क्यू के बीच का सेपरेशन अगर बहुत ही छोटा होता है तब वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डेवलप करता है और इसका डायरेक्शन हमेशा हम निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ लेते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालने का एक ही तरीका है, जब आपके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस क्यू चार्ज। अगर दोनों चार्ज बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेट होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डेवलप करते हैं और उसका वैल्यू हम लोग सीधा जानते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का कोई एक चार्ज इनटू बीच का सेपरेशन। कोई पूछ दे आपसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है तो सिंपल याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज के प्रोडक्ट को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं और इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है, जो कि आप लोग को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छा से समझा चुके हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के विषय में। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या है, कैसे काम करता है, ये सभी चीज को अभी हम बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के लिए सबसे पहला चीज है कि हम लोग कैसे क्या करते हैं। देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं। इसके लिए एक मैग्नेट लेंगे, एक मैग्नेट लिए। देखिए ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ को हम पोल स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। इसको आप N कहिए और इसको S कहिए, क्योंकि कोई भी मैग्नेट अगर डेवलप करते हैं तो निश्चित उसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल, और इसका न्यूट्रल पॉइंट इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा बाबू इसके बीच में होगा। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए L है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा
L ही होगा। L डिस्टेंस है दोनों के बीच का। मान लीजिए नॉर्थ पोल है, इसके पोल स्ट्रेंथ को हम +m लेते हैं, और साउथ पोल है तो इसके पोल स्ट्रेंथ को हम -m लेते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का, वह याद रखिएगा, इसको भी m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। किधर से किधर? साउथ टू नॉर्थ होता है। क्लियर हो गया? हमने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक मैग्नेट लिए हैं। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होते हैं। साउथ पोल को हम -m के नाम से जानते हैं और नॉर्थ पोल को हम +m के नाम से जानते हैं। बीच में कहीं न कहीं एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा, तो न्यूट्रल से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस L है, न्यूट्रल से ही साउथ पोल का डिस्टेंस L ही है। और इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन की बात करिएगा तो हमेशा आप याद रखेंगे -m से +m के तरफ होता है। और इसका अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच का सेपरेशन। पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट को हम किसके नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के नाम से। पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच के सेपरेशन को हम किसके नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के नाम से। अब यहाँ पे याद रखिएगा स्मॉल m को हम किसके नाम से जानते हैं? पोल स्ट्रेंथ के नाम से। पोल स्ट्रेंथ, इसको हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं और इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ कहिए या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहिए। स्मॉल m को हम या तो पोल स्ट्रेंथ कहते हैं या तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहां से एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का वैल्यू पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच का सेपरेशन होता है। पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच का सेपरेशन होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमने पढ़ा है आप लोग को कि इसके लिए दो चार्ज का होना जरूरी है, एक +q तो दूसरा -q। हो सकता है कि मान लीजिए ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में दो +q है और दो -q, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पे भी ये डेवलप कर सकता है। तो वहां पे चार्ज आप अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन जब हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करेंगे तो वहां पे एक पॉइंट याद रखना है कि कभी भी कोई एक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर कहीं पे आप नॉर्थ लेते हैं तो अपने आप साउथ डेवलप हो जाएगा, या साउथ लेते हैं तो अपने आप क्या डेवलप हो जाएगा? नॉर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि हम मैग्नेट के पोल को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो डिफरेंस की जहां तक बात करेंगे तो इसका डिफरेंस क्या है उसको एक लाइन में हम लिख देते हैं। तो देखिए इसमें डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस हम लिखते हैं यहां पे। डिफरेंस लिख करके डैश दे देते हैं। यहां पे याद रखिएगा मैग्नेटिक मोनोपोलर, मैग्नेट मोनोपोलर या मोनोपोल, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आप किसी भी मैग्नेट के एक पोल को आप नहीं ले सकते हैं। अगर कहीं पे भी एक पोल लेना भी चाहते हैं तो अपने आप दूसरा पोल डेवलप हो जाएगा। इसलिए लिखे हैं मैग्नेटिक
मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेट में करंट लूप की बात कर रहे हैं। तो करंट लूप में हमने लिखे हैं बिहेवियर एट मैग्नेट। जैसे कोई लूप है, मान लीजिए ये एक लूप है, इसमें करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, जहां से इन करेगा उसको हम साउथ पोल कहते हैं, और जहां से आउट होगा उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। तो जैसे निकालने का भी तरीका है कि अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाइएगा। देख रहे हैं बाबू? तो देखिए जैसे ऐसे गया तो इस तरफ से, मान लीजिए ऐसे देखना है तो ऐसे जा रहा है, तो सिंपली अपने राइट हैंड के 4 फिंगर को आप करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, और ये थंब जो है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। जैसे देखिए ऐसे है साउथ से नॉर्थ के तरफ। आप याद ये रखिएगा कि जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो इसमें 2 पोल होता है, एक साउथ दूसरा नॉर्थ। तो ध्यान में ये रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड साउथ से नॉर्थ के तरफ आता है और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ के तरफ जाता है। इनसाइड साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए बेसिक जो आप 10th में पढ़े हैं, बता रहे हैं यहाँ पे 10th में आप लोग पढ़े हुए थे कि किसको क्या कहते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए साउथ और नॉर्थ कैसे बनता है, इसको भी हम समझा देते हैं आप लोग को अच्छा से, आपने 10th में पढ़ा है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो यहां पे ये हमेशा साउथ पोल देगा। क्या देगा? साउथ पोल। क्लियर हो गया? तो क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट, अगर क्लॉकवाइज करंट की बात करेंगे तो ये कौन सा पोल देगा बाबू? साउथ पोल। क्लॉकवाइज करंट क्या प्रोड्यूस करता है? साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा, क्लॉकवाइज क्लियर हो गया? ये 10th में पढ़ना था, 10th में आपने पढ़े थे कि अगर क्लॉकवाइज करंट का रिवॉल्यूशन होता है, घूमता है, तो वह कौन सा पोल डेवलप करेगा? हमेशा साउथ। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो याद रखिएगा वह कौन सा पोल डेवलप करेगा? नॉर्थ। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज करंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा तो नॉर्थ पोल, कौन सा पोल? नॉर्थ पोल डेवलप करेगा। तो ध्यान में रखिएगा क्लॉकवाइज का मतलब होता है साउथ और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है नॉर्थ। क्लॉकवाइज साउथ पोल डेवलप करेगा और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल डेवलप करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? ये 10th में आप लोग को सर पढ़ाए होंगे। बेसिक चीज है, छोटा सा पहलू है कि क्लॉकवाइज अगर करंट का रिवॉल्यूशन होता है तो वह कौन सा पोल डेवलप करेगा? साउथ। और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट का रिवॉल्यूशन होता है तो वह हमेशा नॉर्थ पोल डेवलप करता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे देता है, क्या होता है उसका वैल्यू, ये सभी चीज को अभी हम बताने वाले हैं। देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको कैपिटल एम के नाम से जानते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डेफिनेशन होता है इट इज डिफाइंड
the product of current and cross sectional एरिया। इसलिए याद रखिएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो I इंटू एरिया, I इंटू क्या होगा एरिया। तो कोई पूछ दे आपसे कि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, तो सिंपली याद रखिएगा ये दो चीज का प्रोडक्ट होता है। किसका किसका? करंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया का। करंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोडक्ट को हम किसके नाम से जानते हैं? तो मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल फार्मूला, दो फार्मूला भी पढ़ाए हमने। एक पढ़ाए थे पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच का सेपरेशन, पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच का सेपरेशन, और दूसरा पढ़ाए अभी मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसके बाद आता है कि हम कैसे इसका लेते हैं डायरेक्शन। ये सभी चीज, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ऐसे एक लूप है, ये एक लूप है आपके पास। अब ये लूप है तो इसमें करंट मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे साउथ डेवलप करेगा और इधर, एक सेकंड देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे गया तो ऐसे जाएगा, ऐसे करिए, यहां पे साउथ और नॉर्थ की बात कर रहे हैं, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होता है। ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये किसका डायरेक्शन हो गया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। अगर हम बात करते हैं इस तरह से, ये लूप हो गया ऐसे, मान लीजिए ये लूप, इसका मतलब ऐसे लूप है, ये लूप ऐसे है। इस लूप में अगर देखिएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। मान लीजिए कोई इस तरह से लूप बनाता है, ये एक लूप हो गया, तो इसमें ऐसे करंट है, इसमें ऐसे जा रहा है, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ होगा, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन की बात करिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। तो क्लियर हो गया? अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसका हम ट्रिक लिख देते हैं कि डायरेक्शन फाइंड करने का क्या तरीका है। तो देखिए, हम ट्रिक से नीचे लिख रहे हैं, इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक कर्ल द फिंगर of your right hand curl the finger of your right hand in the direction of current, and then your thumb point in direction of magnetic dipole movement। याद
इसका टेक्निक है कर्व द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप क्या करिएगा, अपने चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाइएगा और जो थंब होगा वह रिप्रेजेंट करेगा, उसी हैंड का थंब रिप्रेजेंट करेगा किसके डायरेक्शन को, मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन को। जैसे अभी देखिए हम बता रहे हैं, मान लीजिए ये एक लूप था। अब इसको समझना होगा आप लोग को कि मान लीजिए अपने चारों उंगली को कर्व करिए, कर्व किए, जैसे ही कर्व करिएगा थंब किधर है, नीचे की तरफ कर्व कीजिए, थंब किधर है, नीचे की तरफ, थंब किधर है, नीचे की तरफ, कर्व करिए, थंब नीचे है, इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ। और याद रखिएगा कि ये हमेशा इन साइड में साउथ से नॉर्थ आता है, इसलिए ऊपर वाला टर्म साउथ होगा और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप याद यही रखेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो इसके लिए अपने राइट हैंड का यूज करिएगा और अपने चारों राइट हैंड के चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में कर्व करिएगा और ये थंब जो है वह रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन को। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को अभी कराने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको इसमें फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर गिवन फिगर। देखिए अगर ऐसे करते हैं तो किधर जाना है बाबू, ऊपर के तरफ, तो ऊपर के तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला, तो क्या होता है I इंटू एरिया, I हो गया कितना 2 एम्पियर, एरिया ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया आप सिंपल जानते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर, तो 18 पाई हो गया। ये 18 पाई आपका वैल्यू हो गया। अब ये किस तरफ होगा, डायरेक्शन देखिए, ऐसे करिए, ऐसे मान लीजिए ऐसे लूप है, इस तरह से लूप दिया हुआ है, ऐसे घुमाते हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर का मतलब y एक्सिस और y का मतलब z क्या, यूनिट देखिए, करंट का एम्पियर, करंट का हो गया एम्पियर और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। जब हमारा नजर इस पे पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, करंट किस एक्सिस में है, y और x में है, तो निश्चित ये z एक्सिस की तरफ आएगा। तो देखिए ध्यान से किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर का मतलब हो गया k कैप, अंदर के मतलब हो गया k कैप। तो हम यहाँ पे एरिया की बात, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो इसमें भी फिर लिखेंगे I इंटू एरिया, I हो गया 1 एम्पियर और एरिया हो गया बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6। अब देखिए ये 6 तो हो गया, लेकिन किस एक्सिस के तरफ हो गया, तो यहाँ पे ये आपको जो अंदर के तरफ जा रहा है, इसलिए इसको माइनस के लीजिएगा आप, और एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली बना सकते हैं। तीसरा फिगर हम दिखा रहे हैं आप लोग को, मान लीजिए आपके पास अब थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन सब था, तीसरा क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं थोड़ा सा टफ है इसके रिस्पेक्ट में। जैसे देखिए ध्यान से, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, y एक्सिस, x एक्सिस और ये आपका z एक्सिस, y z एक्स हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद z एक्सिस हो गया, ऐसे मान लीजिए फिगर है, इस तरीका से फिगर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है
ये करंट का है, इसका साइड ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी ही होगा। ये आपका ए होगा, ये बी, ये भी ए। करंट का डायरेक्शन देख लिया आप लोग सब लोग। अब आपके मन में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पे कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको जब भी आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले देखिए सॉल्व करने का क्या वे है, इसको समझा रहे हैं हम अभी। सबसे पहला काम है ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, और ये आपका z एक्सिस हो गया, z एक्सिस हो गया। इस तरह से है, ऐसे है मान लीजिए ये करंट ऐसे और ये ऐसे गया मान लीजिए, तो अभी भी इस एक्सिस पे नेट करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। इसका मतलब हमारे पास दो लूप है, ये ए, ये भी ए, ये बी, ये भी बी, ये ए बी ए। एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक आपका XY प्लेन में हो गया और दूसरा XZ प्लेन में हुआ। तो अगर हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो इसको लिखेंगे M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 के सम को ही हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे। अब देखिए M1 की बात कर रहे हैं। M1 समझना होगा आप लोग को, यहां XY एक्सिस में है और इसको ऐसे लीजिए, किधर जा रहा है, किधर, बाहर की तरफ, यानी K कैप, लेकिन पॉजिटिव लेना है। तो M1 का वैल्यू होगा I, क्योंकि करंट का वैल्यू I है, करंट इसमें I है, तो I हो गया करंट, तो I इंटू एरिया, तो एरिया क्या हो गया A इंटू B, लेकिन K एक्सिस के तरफ तो ये K हो गया। फिर इसके बाद M2 की बात करिए, M2 किस प्लेन में है बाबू, XZ प्लेन में है, तो इसका भी बात वैल्यू तो वही होगा, लेकिन ये देखिए ध्यान से ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर का मतलब हो गया, यहाँ पे हम बात करेंगे तो K की तरफ जाएंगे, सॉरी J की तरफ जाएगा, तो इसका भी वैल्यू I इंटू ए बी J क्या। तो यहाँ से अगर नेट की बात करेंगे, हम लोग नेट की बात करते हैं तो आपका नेट वैल्यू होगा M1 प्लस M2। तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए आप लोग, जब कॉमन लीजिएगा तो I कॉमन, I ए बी कॉमन हो जाएगा, I प्लस J हो गया इसका आंसर। मैग्नीट्यूड के टर्म में भी निकाल सकते हैं, सिंपल इस तरह से भी आप ले सकते हैं इसका वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको वैल्यू निकालने में। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वाला क्लियर हो गया। सबसे पहले यहाँ पे ये देखना था हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तो यहाँ पे दो अलग अलग लूप फॉर्म कर रहा है, एक XY प्लेन में और दूसरा XZ प्लेन में, दोनों को अलग अलग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप लोग निकाल लेते, और निकालने के बाद नेट की बात कर रहा है तो नेट में हम ऐड कर देते, वैल्यू निकल जाता। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग इसी पे, कि लास्ट क्वेश्चन में हम कैसे वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन का। देखिए आपके पास अब जो क्वेश्चन फोर्थ में दिया हुआ है समझना होगा, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। एक इस तरीका से लूप है, ये आपका 60 डिग्री, ये करंट आई है, ये भी करंट आई है, देखिए इस तरह से दिया हुआ है, करंट सभी में आई ही है। ये आपका ए हो गया, ये बी है, सी और ये आपका डी हो गया। अब देखिए इसका साइड ए दिया हुआ है, ये जितने भी साइड है आपका ए ही है। अब देखिए ये 60 डिग्री का एंगल फॉलो कर रहा है, तो निश्चित इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा a cos 60 और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा a sin 60। क्योंकि आप वेक्टर से पढ़ते आए हैं कि कोई भी वेक्टर जिस किसी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसमें cos लेते हैं और जिसके साथ नहीं बनाता है उसको हम लोग sin लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको दो एंगल थीटा डिग्री का एंगल है, इसलिए यहाँ पे भी ये दो कंपोनेंट फॉर्म करेगा, एक साइन वाले तो दूसरा कॉस वाले कंपोनेंट फॉर्म करेगा। अब यहाँ से सबसे पहले ए बी का वैल्यू निकालना है, तो देखिए ध्यान से ए बी हो गया बाबू, ये इसमें दोनों का ही यूज होगा। तो ए बी की बात करिएगा तो ए बी समझना होगा, ए बी का वैल्यू। तो ए बी में एक कंपोनेंट हो गया ए साइन 60, एक्स एक्सिस पे है तो आई कैप, फिर ए cos 60 और ये आपको जेड एक्सिस पे, सॉरी किस एक्सिस पे है, BC वैक्स, ये हो गया के कैप। फिर AB निकल गया, AB देखिए बाबू ये है, इसका दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दूसरा जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस वाले को a sin 60 i कैप प्लस a cos 60 j कैप। फिर इसी तरीका से BC की बात करिए, क्योंकि बेस इनटू सॉरी यहाँ पे L इनटू B लेंगे, तो L हो गया आपका AB और B हो गया आपका BC। BC का वैल्यू A तो होगा ही साइड, लेकिन किस एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे, तो इसको j कैप लीजिएगा। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं, एरिया जिसको A के नाम से जानते हैं, AB क्रॉस BC, AB क्रॉस BC। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको एक स्टेप और, तो ये हो जाता √3/2 ai कैप प्लस a/2 k कैप। अब देखिए ध्यान से, यहां से AB का वैल्यू ये है √3 ai कैप, i इंटू j होता है k, i इंटू j, i इंटू आपको अगर हम बात करते हैं BC का, तो BC हो गया आपको, BC की बात करिएगा तो BC की बात कर रहे हैं, तो यहां से इसका वैल्यू जब लीजिएगा बाबू, i इंटू j के होता है, तो यहां से √3/2 a स्क्वायर k कैप, a स्क्वायर k कैप। फिर k क्रॉस j माइनस i होता है, k क्रॉस j, i क्रॉस j k, j क्रॉस k i और k क्रॉस i j होता है, तो यहां से इसका माइनस हो जाएगा, तो 1/2 a स्क्वायर और ये हो जाएगा i कैप। माइनस में होता तो माइनस लिख दिया है यहाँ पे, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए। तो सीधा अगर हम m की बात करेंगे, i इंटू एरिया, i एरिया में कॉमन ले लीजिए a² 2
तो √3 k कैप माइनस I कैप, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीका से बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस सब में। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा किसके राउंड में रिवॉल्व करता है? न्यूक्लियस के राउंड में। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। और इस इलेक्ट्रॉन का मास m है और चार्ज e है और वेलोसिटी v है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन होता है उसके अपोजिट में हमेशा किसका फ्लो होता है? करंट का। तो करंट का हम डायरेक्शन ऐसे दिखाए हैं। आप जानते हैं ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, due to revolution of electron, electric current is electric current I बराबर dq/dt। आप जानते हैं यहाँ पे सीधा I का वैल्यू dq/dt होता है। इसका मतलब है I बराबर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू amount of charge passing through a cross sectional in time t by time t। अब देखिए I की बात करेंगे तो I सिंपल होता है जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है? E। तो I का वैल्यू हम लिख सकते हैं E/t। अब t हो गया टाइम और E हो गया चार्ज। अब टाइम की बात करते हैं तो टाइम आप जानते हैं t का वैल्यू डिस्टेंस बाय क्या होता है बाबू? वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड कर देते हैं। तो देखिए पूरे सर्कल घूमने में डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई। अब मान लीजिए इसका रेडियस r, इसका रेडियस हम मान लेते हैं r है तो 2 पाई r बाय वेलोसिटी v। तो यहाँ से आप देखिएगा तो I का वैल्यू हो जाएगा I बराबर E/t। तो t का वैल्यू 2 पाई r बाय वेलोसिटी v। तो EV/2 पाई r, EV/2 पाई r हो गया I का वैल्यू। और आप जानते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो m का सिंपल वैल्यू होता है, m का सिंपल वैल्यू होता है I into एरिया। I हो गया E into V/2 पाई r इंटू एरिया हो गया पाई r स्क्वायर। एक r से एक r कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू होगा EVR/2। EVR/2 हो गया, EVR/2 हो गया। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए
इसका डायरेक्शन की बात करिएगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर के तरफ। इसका डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, करंट की तरफ देते हैं तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन की बात करिएगा तो इनवार्ड लिख दीजिएगा। इसका डायरेक्शन इनवार्ड हो गया। अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपको किसका वैल्यू, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैसे निकाले समझ में आ गया। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है, राउंड कर रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का वैल्यू निकालने का सबसे पहला तरीका है करंट निकालना। करंट सिंपल होता है dq/dt, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन टाइम t/टाइम, तो I बराबर हो गया E/t, t हो गया टाइम, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, पुट कर दिए और यहां से हम जैसे ही हमारे पास I निकल गया तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करेंगे तो m बराबर I × a होता है, और यहां से हम आपको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का वैल्यू निकाल दिए। अब इसके बाद हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, पहले एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम L के नाम से जानते हैं। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा बाबू एंगुलर मोमेंटम। ये आपको इसका रेडियस हो गया, ये वो सेंटर हो गया, रेडियस r है, रेडियस r हो गया, वेलोसिटी v हो गया, मास m हो गया इसका, रेडियस r वेलोसिटी v m। तो आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो r क्रॉस p, तो r mv sin 90 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो यहां से r mv, ये हो गया आपका किसका वैल्यू। तो बाबू अब देखिए r क्रॉस p, p जिधर v है उधर p, तो r क्रॉस p करिएगा तो ये किधर चला जाएगा, बाहर के तरफ। बाहर का मतलब हो गया किस तरफ, वह हो गया इनवार्ड, तो ये हो गया आउटवार्ड। दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया, एक इनवार्ड है तो दूसरा क्या है, आउटवार्ड। तो यहां से अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड सिंपली लिख सकते हैं यहां से, मैग्नीट्यूड ऑफ m बाय मैग्नीट्यूड ऑफ L का वैल्यू EVR अपॉन 2 अपॉन RMV, R से R कैंसिल, V से V कैंसिल, तो E/2m। अगर आप L/m ये पूछता है बराबर क्वेश्चन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछेगा तो चार्ज बाय मास, चार्ज बाय 2m के रेशियो को ही हम किसके नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो इसका सिंपल वैल्यू हो जाएगा आपको E/2m। क्या हो जाएगा, E/2m। लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ आप लोग लिखते हैं तो देखिए इसका डायरेक्शन के साथ क्या होता है वैल्यू, -E/2m, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब हम जानते हैं बोर्स मॉडल से, बोर मॉडल कहता है, बोर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है पता ही है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है n × h/2π, n × h/2π, जहां पे ध्यान रखिएगा वेयर n हो गया 1 2 3 डॉट डॉट इंटीजर हो गया। तो यहां से अगर हम बात करते हैं
बात करिएगा तो E/2m इंटू L, तो यहां से इसका वैल्यू पुट करिएगा तो E/2m इंटू NH/2π, तो इसका वैल्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करिएगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू होगा NEH/4πm। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए, H लाइक एटम, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम H लाइक एटम यानी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर मान लीजिए इसमें आपसे कोई पूछ देगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट की मिनिमम, तो n का वैल्यू 1 लीजिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट m is minimum when m बराबर 1 और यहां से m का वैल्यू सीधा होगा EH/4πm। H हो गया प्लैंक कांस्टेंट, H क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये आज हमने आप लोग को पढ़ाए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अबाउट तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है वैल्यू, तो उसका फार्मूला सीधा प्रूव किए थे E/2m, यानी चार्ज/2m। फिर अगर हमने गोर्स मॉडल का यूज करके निकाले हैं और उस केस में अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का मिनिमम वैल्यू की बात करेगा तो n का वैल्यु 1 लीजिएगा और इसका भी हमने वैल्यू निकाल चुके हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का सिंपल वैल्यू होगा EH/4πm। कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसके आगे अगले दिन पढ़ाया जाएगा।